क्या मेरी बात आप सभी लोग समझ सुन पा रहे हैं? एक कोई कमेंट मिल जाए तो मैं समझूं कि आप लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी। आज 23 जनवरी यानी कि इतिहास की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जिस महापुरुष की जयंती और स्वतंत्रता संग्राम में जिनके अद्भुत और महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आज इस चर्चा के लिए मुझे जो अवसर प्रदान किया गया पदगामिनी पटल की ओर से, मैं आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आने का अवसर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बातचीत करने का एक जिम्मा भी सौंपा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पूरे व्यक्तित्व को लेकर के, उनके आज़ादी में किस तरह से उनका योगदान था, उनकी क्या महती भूमिका थी, किस तरह से वह सक्रिय भूमिका, अगर वो नहीं होते आज़ादी के आंदोलन में तो आज़ादी का वह आंदोलन किस दिशा में जाता, क्या भारत 1947 का जो हम लोग के पास 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, क्या वह आज़ादी हम लोग को मिल पाती। तो नेताजी के योगदान को हमें बहुत ही विस्तार से समझने की आवश्यकता है और मैं कोशिश करूंगा कि उनके हर एक पहलू पे बात कर लें और ताकि उनकी पूरे जिस तरह से एक सक्रिय भूमिका उनकी थी आज़ादी में, उसको बखूबी हम लोग समझ सकें। तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें थीं कि अगर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका को अगर समझना है, अगर हमें उनके योगदान को समझना, उनके बलिदान को समझना है, तो हमें बहुत सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और वो पहलू जिसमें कि जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो दौर सुभाष चंद्र बोस जी का था वही वह समय है जबकि महात्मा गांधी का भी था, और वह समय था जहाँ की द्वितीय विश्व युद्ध में भी पूरा का पूरा विश्व एक साथ दो भागों में बट करके पूरे युद्ध की रूपरेखा हो रही थी और युद्ध चल रहा था। तो बहुत सारे पहलू हैं और अगर हम एक पहलू के ऊपर अगर रख करके चलेंगे तो शायद हम नेताजी के योगदान और बलिदान को नहीं समझ पाएंगे। हमें विभिन्न तरीके से पहलुओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें द्वितीय विश्व युद्ध के उस पूरे माहौल को और जिस तरह से पूरी दुनिया जो सोच रही थी, महात्मा गांधी भी उस समय सक्रिय योगदान निभा रहे थे, उन सारे पहलुओं को लेकर के और फिर नेताजी के योगदान को जब हम उनसे जोड़ेंगे तब हम जब समझ पाएंगे कि किस रूप में वो नेताजी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर शायद वह अपनी सक्रिय भूमिका में नहीं आते तो शायद आज़ादी का वह जो हम लोग का आज़ादी थी शायद वह उस हमको शायद मिलती कि क्या होता, वह तो समय ही बताता। लेकिन फ़िलहाल मैं समझने शायद जब हम अंतिम उस पे बिंदु पे बात करेंगे तो शायद हम लोग समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से उनका किस तरह से योगदान था। तो 1897 वह एक ऐसा समय है जबकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है 23 जनवरी को। और मैं उनके पहले पारिवारिक पहलू पे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि उनके पिताजी जो थे उनका नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती था। और कुल इनके 14 संतानें थीं जिसमें 6 बेटियां थीं और 8 बेटे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके 5वें बेटे थे या और 9वीं संतान थी ये। तो ये और इनका जो परिवार का जो पूरी पृष्ठभूमि थी वह बहुत ही शानदार और बड़े ही कुलीन परिवार इनका था। इनके पिताजी सरकारी वकील थे
हालांकि बाद में उन्होंने वकील का पद त्याग दिया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो ब्रिटिश हुकूमत थी वह इनके परिवार से, इनके पिता से इतना खुश थी कि इन्होंने उनको राय बहादुर की भी पदवी प्रदान कर दी थी। और इनकी जो माँ थी प्रभावती जी, वह भी एक कुलीन परिवार और संपन्न परिवार की थी। तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि किसी अभावग्रस्त परिवार में थे और इनके उस आज़ादी में कूदने का एक, या उस आज़ादी में सक्रिय भूमिका निभाने का एक कारण ऐसा रहा हो कि वह ब्रिटिश सत्ता से नाराज रहे हों और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए उन्होंने कदम उठाया हो। क्यों? क्योंकि वह एक संपन्न परिवार के थे और ब्रिटिश हुकूमत का उनके परिवार के ऊपर एक जिस तरह से एक था, ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे उनके मन में किसी प्रकार की खिन्नता आ नहीं पाए। लेकिन जिस रूप में सुभाष चंद्र बोस देख रहे थे आज़ादी का सपना, तो 2-3 मैं पहलुओं के और ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के 2 मेरे पास खास तौर से मैं चर्चा करना चाहूँगा। उनके जो महात्मा गांधी के नाम एक जन संदेश प्रसारित करते हैं रेडियो के माध्यम से, और गांधी जी से किस प्रकार वह पूरे विश्व को और पूरे भारत की जनता को अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके उस वक्तव्य को मैं पहले शामिल कर रहा हूं। और जब उस वक्तव्य को हम अच्छे से बखूबी से समझेंगे तो मैं शायद समझ सकते हैं कि नेताजी किस तरह से अपना आज़ादी के प्रति उनकी क्या सोच थी, हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मदन लाल वर्मा लेखक हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास, और उसमें उनके कुछ चंद मैं शब्दों और लाइनों को ले रहा हूँ जो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम संदेश में कहा था। और उन्होंने कहा कि वे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत के स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत के स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये वक्तव्य जो था आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी के नाम संदेश में वो प्रसारित कर रहे थे, महात्मा गांधी जी के नाम से। तो ये जो विचार वे रख रहे थे कि यह सुनहरा जो मौका है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध को जब हम समझेंगे और महात्मा गांधी से जब हम जोड़ करके सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को जब हम समझने का कोशिश करेंगे, तभी हम उनके महती और सक्रिय भूमिका को समझ पाएंगे। एक यहाँ जब मैं बार बार महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ तो एक पहलू, एक थोड़ा सा मैं महात्मा गांधी जी के भी इतिहास पे प्रकाश डालना चाह रहा था कि 1914 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आते हैं और यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को वो गुरु मानते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर भारत को आज़ाद कराना है या भारत की आज़ादी का आप देखना चाहते हैं कि भारत क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहा है 1857 से जो युद्ध का जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो 1857 से लेकर के 1914 का वह जो युग है, अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। तो 1914 से आकर के 1916 में वे यहाँ पर आते हैं और 2 साल तक पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं महात्मा गांधी। और जो सुभाष चंद्र बोस का जो इतिहास है
वह यही उनका भी आस ही पास का ही इतिहास है। क्योंकि 1897 में सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ। और शुरुआत का जो इनको मैंने अभी जो जैसे बताया कि उनके कुल 14 भाई बहन थे, और 1919 में उन्होंने बीए भी पास कर लिया था। और उनके पिता का यह सपना था कि काफ़ी मेधावी थे पढ़ने में, और उनके पिता का यह सपना था कि वो आईसीएस की परीक्षा निकालें। तो आईसीएस की परीक्षा निकालने के लिए वे उनको जो है भेज देते हैं इंग्लैंड कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे तैयारी करें। वो इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में दाखिला जिस स्कूल में वो चाहते थे वहाँ पे उनको दाखिला नहीं मिलता है। खैर वो अपना किसी तरह से व्यवस्था बनाते हैं और एक जगह पे उनको उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, और वो वहीं पे रह करके तैयारी करते हैं। और बड़े ही खास उनका जज्बा था कि पिता के जो सपना था उस सपने पे वो खरा भी उतरते हैं, और 1920 में जो है वो आईसीएस की परीक्षा को पास कर लेते हैं। और वह केवल पास ही नहीं करते हैं बल्कि वह चौथा स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय जो आईसीएस की जो परीक्षा थी वह बड़े ही कठिन ढंग से हुआ करती थी, बड़ा ही हार्ड वह परीक्षा थी, लेकिन वह उसको पास कर लेते हैं। लेकिन आईसीएस की परीक्षा को पास करने के बाद एक अधिकारी के रूप में उनका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वो तो उनका मन तो कहीं और लग था। वह देश की आज़ादी के लिए उनका ध्यान आ रहा था कि किस तरह से हमें भारत को आज़ाद कराना है। तो इस संदर्भ में उनके बड़े भाई थे शरद चंद्र जी, और शरद चंद्र जी से वे अपने मन की भी बात कहते हैं, और वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से, और ये कहते हैं कि मैं आईसीएस तो बन गया, लेकिन मैं इस नौकरी में रह करके मैं पूरे ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करूं, तो ये मेरे स्वभाव के एक बिल्कुल अनुकूल नहीं है, एकदम प्रतिकूल है। और कहीं ना कहीं वे जो है अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद के भी विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। और शरद चंद्र जी जब वो टेलीग्राम जब उनके अपने माता पिता को दिखाते हैं तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, कि वो उनके सहमति में भी वो भी अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं। तो वो गुलाम, और ये इसलिए भी क्यों हो रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहे थे कि वो आईसीएस की परीक्षा में आने के बाद वह अधिकारी का पद नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि हमें 1920 का वह जो दौर था उसको भी देखने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वह दौर में दो बड़ी घटनाएं घट रही थी 1920 में। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका था जनरल डायर में, और तमाम हमारे क्रांतिकारी देश के शहीद हो गए, जिसका कि सुभाष चंद्र बोस तक यह जो उनके मन को उन्होंने बड़ा ही मर्माहत किया इस घटना ने। और दूसरा, इसी समय 1920 का ही वह समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो ये दो घटनाएं थीं, और असहयोग आंदोलन को वहाँ से वह उन्होंने देखा कि वह असहयोग आंदोलन के प्रति भी उनका एक अपना नज़रिया था। वहाँ से वह जो है महात्मा गांधी से तो नहीं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनका संपर्क था। तो उन्होंने जो है कोलकाता में एक टेलीग्राम किया रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कहा कि वो भारत आना चाहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप पहले जो है जब आए यहाँ पर भारत में तो महाराष्ट्र जाइए और महाराष्ट्र में महात्मा गांधी से मिलिए। खैर वो जो है आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर की बात मानते हैं, और 1920 में वह 1921 में, एक साल के बाद 1921 में वह इंग्लैंड से चल करके महाराष्ट्र भारत में आते हैं। महाराष्ट्र में 1921 में 20 जुलाई वह दिन था, 20 जुलाई 1921 में वह महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो 20 जुलाई 1921 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जबकि मैं समझता हूँ कि देश के दो महानायकों का मिलन हुआ था। देश के दो महानायक, एक महात्मा गांधी और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महानायक इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ गांधी जी की
जिस तरह से सक्रियता थी आंदोलन में, उनके जनमानस में, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जब उन्होंने पूरे भारत का जब भ्रमण किया तो आम जनमानस के बीच जो गहरी पैठ महात्मा गांधी जी ने बनाई थी, वो पैठ और जो उनके अंदर सारे जनता के अंदर जिस तरह से उनका सम्मान था, वो उनको महानायक और लोकनायक और उनकी आज़ादी में बलिदान को जिस तरह से देश देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं तो खैर अभी उस पर हम लोग बाद में भी चर्चा कर लेंगे, जब इस पूरे सिलसिले को एक दूसरे से जोड़ेंगे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के संबंधों को। तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं, जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है कि वो कलकत्ता जाएं और कलकत्ता में चित्तरंजन दास जी थे, चित्तरंजन दास से मिलें और वहाँ पे कलकत्ता में रह करके वो आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाएं। वो चित्तरंजन दास के पास चले जाते हैं और 1900 चित्तरंजन दास के साथ रह करके वह आज़ादी के लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1922 में चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की और वह पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी ने जब वहाँ पर नगर महापालिका का जब चुनाव हो रहा था तो नगर महापालिका के चुनाव में चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी को भी खड़ा करते हैं और उसमें वह जीत भी जाते हैं और महापौर का पद उनको मिलता है, मेयर का पद। और मेयर के पद मिलने के बाद वह सुभाष चंद्र बोस को भी अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें भी एक पद वह किसी अपने साथ दे करके उनको उस कार्य में लगा देते हैं। फिर खैर वह जब इतिहास और आगे बढ़ता है, वह दिन जब और आगे बढ़ते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जब उनको चित्तरंजन दास के द्वारा एक पद जब प्रदान कर दिया गया तो वो पूरे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। पूरे कलकत्ता में जितनी भी सड़कें थीं जो ब्रिटिश हुकूमत के नाम से वह सब दर्ज हो गई थी, उन सब का नाम उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हो रहे थे उनके परिवार को नौकरी देना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल जो है अलग तरह का कार्य हो रहा था जो उनको सीधे ब्रिटिश हुकूमत के नज़रों में एकदम उनको चढ़ा देने वाला कार्य था कि ये रह करके जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, एक तरह से दुश्मनी का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके तो जज्बा ही था। जब 1920 में जब उन्होंने आईसीएस का पद का जब त्याग किया तो वो तो स्वाभाविक सी बात थी कि उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो 1920 से लेकर के 1921, 1922 ये 3 साल का वह जो दौर था वह बिल्कुल महात्मा गांधी से अलग होकर के चल रहा था। उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था, लेकिन उनका सम्मान महात्मा गांधी के प्रति हमेशा था। फिर एक दौर आता है 1928 का। 1928 में देश में एक और घटना घटती है जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य के लिए जो है एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1928 में, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को मोतीलाल नेहरू ने रखा। लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था कि अभी पूर्ण स्वराज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को अभी टाल देना चाहिए। तो ये सारी आपस में सहमति के बाद यह तय हुआ कि ठीक है, 1 साल के लिए जो है हम इस प्रक्रिया को टाल देते हैं। और 1930 का जब समय आया और फिर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, और लाहौर में जब अधिवेशन हुआ तो फिर उस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और वहाँ पर भी फिर वही बात रखी गई और गांधी उस बात से फिर असहमत हुए गांधी जी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों का ये था कि बिना पूर्ण स्वराज्य के हम जो है किसी प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत और सरकार से हम कोई भी बात नहीं करेंगे जब तक वह पूर्ण स्वराज की मांग को हमारी जो है नहीं मानते हैं। तो ये जो एक उनका तरीका था, और फिर वह कलकत्ता में आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वहाँ पे तिरंगा झंडा लहराते हैं, अब हमारे देश के उस शान तिरंगे को फहराते हैं और एक बहुत विशाल जुलूस निकालते हैं कलकत्ता के अंदर। अब पूरी की पूरी क्रांतिकारी जो जज्बा था पूरे कलकत्ता के अंदर लोगों के नसों में जो है वह प्रवाह होने लगा। एक पूरा वातावरण जिस तरह से देश का वो बना रहे थे, जिस तरह से मानसिकता तैयार कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, वो अपने आप में वो अद्भुत था। तो ये जब घटना घटी 1929 में, जब वह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, और 1930 का जब एक साल के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और जिस पूर्ण स्वराज्य की मांग को महात्मा गांधी जी के द्वारा टाल दिया गया था, और लेकिन उसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल एकदम अडिग थे कि नहीं, उस पूर्ण स्वराज की मांग को हमें ब्रिटिश हुकूमत से लेकर के ही रहना है। और इसके लिए वो पूरे कलकत्ता में तिरंगे को फहराते हैं और एक लंबा जुलूस निकालते हैं, और उनकी इस क्रांतिकारी गतिविधियों का यह परिणाम निकला कि उनको वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत जेल के अंदर डाल देती है। 1931-30 में वह लगभग एक साल तक, अब मैं आपको बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार जेल यानी कि कारावास की सजा भी हुई थी। 1930-31 में सुभाष चंद्र बोस को कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन उसी समय 1931 में ही एक और बहुत बड़ी घटना देश के अंदर घटती है, और वह घटना थी कि भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी, और तमाम लोगों को महात्मा गांधी ने कोशिश की, जिसमें तमाम लोग तो छूट गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के जो प्रयास थे भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, उन प्रयासों से जो है सुभाष चंद्र बोस की एक सहमति नहीं थी। उनको ये लगता था कि जिस तौर तरीके से, जिस लहजे में महात्मा गांधी को ब्रिटिश हुकूमत से बात करनी चाहिए थी, वह जो लहजा था, और उनको किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस समझौतावादी नहीं थे। उनको अनुनय विनय की बात नहीं थी। वो उनके मन में केवल एक ही चीज़ थी कि देश को आज़ाद कराना है, और आज़ादी के लिए वह जो भी रास्ता होगा, साम दाम दंड भेद जो भी रास्ता है, उन सारे रास्तों पे हमको चलना होगा। लेकिन गांधी जी अनुनय विनय के उस पर भी चलते थे, वो अहिंसावादी थे। उनको ये लगता था कि हमें बातचीत से रास्ता निकालना होगा और ब्रिटिश हुकूमत जो है पीछे हो जाएगी। बातचीत का रास्ता अभी आगे चलेगा। अभी तो एक शुरुआत हुई 1920 से, अभी 1942 तक भी हम लोग जब आएंगे, लगभग 20-22 साल जब हो जाएंगे, तब भी यही बात रहेगी कि हमें उनकी सोच में, उनके विचार में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया था, और सुभाष के भी विचार में भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो वह जो दौर था 1931, उससे वो बहुत खुश नहीं रहते हैं, और फिर जेल से छूटते हैं, और 1933 में सुभाष चंद्र बोस फिर से यूरोप में चले जाते हैं, और लगभग 1933 से लेकर के 1938 तक वह यूरोप की यात्राओं को करते हैं। लेकिन 1938 में ही फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है और आमंत्रित होते हैं वे, और उनको महात्मा गांधी जो है उस अधिवेशन का जो हरिपुरा में हुआ था, उसमें वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं। यह कांग्रेस का 51वां सम्मेलन था, और इस 51वें सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की भी स्थापना कर दी, और उस योजना आयोग की स्थापना में उसका अध्यक्ष जो है
उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था। लेकिन 1938 में ही वो जो समय था, वो उसी समय देश के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का भी बादल मंडराना शुरू हो चुका था। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का यह विचार था कि अगर हमें देश की आज़ादी चाहिए तो हमें जो विदेश है, जो विदेशी जो ताकतें हैं, क्योंकि पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था। एक तरफ जहां जापान, जर्मनी, रूस ये सब एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और उनके साथ के जो सारी ताकतें थी, अमेरिका, ये सब दूसरी तरफ थे। यानी कि पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। इंग्लैंड एक बड़ी सशक्त ताकत थी और उस सशक्त ताकत के लिए सुभाष चंद्र बोस को ये लगता था कि अगर हमें भारत को आज़ाद कराना है तो जिस तरह से पूरा विश्व जिस तरह से सोच रहा है, जिस तरह से अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है या जिस तरह से अपने देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि 1900 और वो एक भाषण भी देते हैं। अभी मैं उस भाषण के भी अंश को आपको अभी पढ़ करके सुना देता हूँ कि क्या वो सोच रहे थे और इतनी सारी चीज़ें जो अभी जितना मैंने इतिहास पे जो प्रकाश डाला, उन सारे तथ्यों पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुभाष चंद्र बोस के सारे एक मैं भाषण से मैंने उन सारे तथ्यों को निकाला है। और इन सारी चीज़ों से जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। महात्मा गांधी को ये लगता था कि हमें बातचीत से रास्ता निकालना होगा और सुभाष चंद्र बोस को जो है जो रास्ता है वह सही नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा गांधी जी से अलग थी, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान था वो सम्मान कहीं से कम नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी का जो आम जनमानस है उसमें एक गहरी पैठ है और गांधी जी को हम नज़रअंदाज करके हम भारत की आज़ादी का सपना नहीं देख सकते हैं। हमें विदेशी ताकत का तो सहयोग लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो है बिना महात्मा गांधी के हम आज़ादी का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो 1939 में एक और घटना घटती है कि उनको कांग्रेस के पद से जो है अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर वो चुनाव लड़ते हैं और उसमें महात्मा गांधी की तरफ से पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया जाता है। लेकिन तमाम जो लोग थे वो इनके साथ थे सुभाष चंद्र बोस के, और सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद को, लेकिन वो त्याग देते हैं क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी की सहमति नहीं थी, इसलिए वो उस पद को स्वीकार नहीं करते हैं। जी, तो ये जो सोच थी, मकसद तो दोनों लोग का एक ही था। महात्मा गांधी का भी उद्देश्य एक यही था कि देश को आज़ाद कराना है, और सुभाष चंद्र बोस का भी यही उद्देश्य था। उद्देश्य दोनों लोग के एक थे, लेकिन रास्ता दोनों लोग का अलग अलग था। ऐसा वो क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उन्होंने उन सारे जो इतिहास का जो पिछला जो इतिहास था, जो घटनाक्रम था, उन घटनाक्रमों को वो बराबर बड़े ही संजीदगी से समझने की कोशिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि जब वह 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया, फिर वह वापस ले लिया गया, और 1921 में जब वह आते हैं और गांधी जी से मिल करके जब वो कलकत्ता चले जाते हैं, फिर 1931 के ही आसपास जो है सविनय अवज्ञा भी महात्मा गांधी जी का हो रहा था। तो दोनों के विचारधाराओं में उनको ये लग रहा था कि इतना तमाम प्रयासों के बाद भी जब ब्रिटिश हुकूमत आज़ादी का कोई भी जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर कोई सकारात्मक वह अपना रुख नहीं दिखा रहे हैं, तो वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे कि हम भारत को आज़ाद कराएं। तो वो उस रास्ते पे चल करके ताकि भारत आज़ाद हो। यहाँ से उनका विचारधारा महात्मा गांधी से अलग होता है। और
वो वहाँ से अलग हो जाते हैं और वो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उनके साथ के, उनके विचार के जो मानने वाले जो लोग थे सुभाष जी के, वो उनके साथ हो जाते हैं, और जो गांधी या कांग्रेस की जो विचारधारा से लोग थे वो उसके उनके साथ रहते हैं। तो दो तरह से दो भाग में बढ़ जाता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक अलग हो जाता है और जो कांग्रेस का जो अपना था वो अपनी जगह पर था। अब 1940 में ही जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस सोच रहे थे, उन्होंने अपनी उस सोच को और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए कलकत्ता में एक हॉलवेट स्तंभ था। हॉलवेट स्तंभ वो गुलामी का प्रतीक था भारत के, और सुभाष चंद्र बोस और उनके जो लोग थे, उनके फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सदस्य थे, उन्होंने एक रात जो है रातों रात उस हॉलवेट स्तंभ को मटिया मेट कर दिया, उसको धूल में मिला दिया और उसकी एक एक ईंट को उठा करके लेके चले गए। ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी सुभाष चंद्र बोस की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और उन्होंने यह संदेश दिया ब्रिटिश हुकूमत को कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर पूरा विश्व दो भागों में बंट के लड़ाई लड़ रहा है, तो वैसे ही भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और उनका ये प्रतीकात्मक संदेश यह दिया कि जिस तरह से इस हॉलवेट स्तंभ को धूल में मिला दिया गया, वैसे ही पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हम धूल में मिला देंगे। ये एक सोच, और इससे डर गई ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत भी देख रही थी कि लगभग 20 सालों से जिस रूप में सुभाष चंद्र बोस जब 1921 में जब चित्तरंजन दास के साथ नगर महापालिका के एक पद के ऊपर जब वह सक्रिय होते हैं और कार्य करते हैं, और जिस तरह से नौजवान उनके अनुयायी बन गए, उनके फ़ैन बनना शुरू हो गए, उनकी विचारधाराओं से सहमत होना शुरू हो गए थे, जिस तरह से उन्होंने 1929-30 में पूरे कलकत्ता के अंदर जिस तरह से तिरंगे को लहराया और पूरा एक जुलूस निकाला, जब उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, या फिर 1939 में जिस तरह से उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे चुना लिया गया दोबारा, और फिर 1938 में खुद कांग्रेस के अध्यक्ष वो बन चुके थे। तो इस तरह से उनकी जिस तरह छवि का विस्तार हो रहा था, जिस तरह से वो ब्रिटिश हुकूमत के नज़रअंदाज करने वाला कार्य नहीं था, और उनको ये लग रहा था कि अगर और भी देखिए, क्योंकि 1933 और 38 का भी जो समय था, वह दौर था जब सुभाष चंद्र बोस ने पूरे विश्व का दौरा किया था, और विश्व के दौरों में उन्होंने पूरा देख लिया था कि जो तमाम देश हैं उनका ब्रिटिश जो ब्रिटेन है या अन्य देश जो हैं उनके पीछे उनके क्या नज़रिया है। तो वो डर रहे थे सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों से, और जब ये हॉलवेट स्तंभ का जब उन्होंने धूल में मिलाया, तो उसका परिणाम ये निकला कि उनको उठाया और ब्रिटिश हुकूमत ने और उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद एक कारण ये भी था कि उनको, ब्रिटिश हुकूमत को ये लग रहा था कि अगर हम इनको जेल में नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि ये विश्व के अन्य देशों से मिल करके भारत पर आक्रमण करें, या फिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा माहौल बना दें जिससे कि हम लोग के लिए एक संकट उत्पन्न हो जाए। उनकी सोच सही थी, ब्रिटिश जो साम्राज्य था। और उनके 2-3 मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ जो उनके साथ जब वो जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो जेल में बंद करने के बाद वो अनशन करने लगते हैं सुभाष चंद्र बोस। अनशन करने में उनकी स्थिति, उनकी जो तबीयत थी वो बड़ी ही नाजुक हो जाती है, और जो उस समय अधिकारी थे ब्रिटिश राज्य के जेल के, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका यहीं जेल के अंदर दम निकल जाए, तो उन्होंने वहाँ से उनको हटा करके उनको कलकत्ता के एक उनके घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया, और बाहर जो है
पुलिस का बड़ा बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया गया था कि कहीं भी वह आ जा ना पावे, और घर में ही वो उनको नज़रबंद करने का आदेश मिल गया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के तो एक दूसरा ही चल रहा था कि वो तो अगर उनको तो एक मौका मिल गया था कि जेल से वो आ गए थे घर के अंदर, और लेकिन घर में वह एक आराम से बैठ करके रहने की स्थिति में नहीं थे कि अगर मैं यहाँ पे रह गया, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही बंद करके रह गया, तो फिर ये जो मौका है द्वितीय विश्व युद्ध का, इस मौके को हम चूक जाएंगे, और फिर भारत की जो आज़ादी का जो सपना है वह फिर उस मौका अगर निकल गया तो फिर हम रह जाएंगे। यहाँ मैं एक जो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, एक आपस में इन लोगों ने समझौता भी किया था कि जब विश्व युद्ध हो जाएगा, और भारत से इन लोगों ने मदद मांगी, और जब कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था 1939 में, और जिसमें जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के लोगों से सहयोग मांगा था, और उस सहयोग में महात्मा गांधी उनका सहयोग करने के लिए तैयार थे और तैयार हो गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि कहीं से भी हमें ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब हमें सहयोग नहीं बल्कि उनके ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। लेकिन वो इसी जो दोनों के बीच में जो टकराव हुआ सोच का, और जहाँ की सुभाष चंद्र बोस को देना पड़ा त्याग पत्र, तो ये एक जब वह वहाँ पे घर के अंदर जब नज़रबंद कर दिए गए थे, तो वहाँ से निकलने के लिए वह निरंतर प्रयासरत थे। बीबीसी का मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि किस तरह से 1941 में वो घर से निकलने का अपना कैसा वह योजना बनाते हैं। उनका एक भतीजा था, और उस भतीजे से उन्होंने रात में बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि उनका एक काम करना है, और वो उस काम को समझ नहीं पाया था, और उन्होंने कहा कि रात का समय रहेगा और ये लाइट जलती रहेगी, और यहाँ से हमको जो है निकाल करके एक गाड़ी में पूरी व्यवस्था हो गई थी, और उस व्यवस्था में उनके कपड़े का, उनके अन्य भी जो भी चीज़ें आवश्यक थीं उनके साथ रख दिया गया था। और रात में लगभग 1:30 बजे का वह समय था जब वो अपने भतीजे के साथ कार में बैठते हैं, और कलकत्ता से वो जो है दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली के रास्ते वो पेशावर चले जाते हैं। पेशावर में अब वो कह भी देते हैं अपने भतीजे से कि कम से कम 3-4 दिन तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ से घर से निकल गए हैं। उनके माता जी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस घर छोड़ करके निकल गए हैं। तो वो एक जब पेशावर जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न दूतावासों में मिलते हैं, और वो एक पठान का वेश बना करके गए थे। और जब ये घटना के 3-4 दिन के बाद इस घटना का जब खुलासा हुआ, तो पूरे ब्रिटिश हुकूमत के तो होश फाख्ता हो गए थे। उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि अब किस तरह से उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह दुश्मन उनके हाथ से निकल गया, और जो उनके बड़े अधिकारी थे, और कलकत्ता में जिन अधिकारियों के हाथ में कमान थी, उनके ऊपर वह बहुत ही नाराज़ होते हैं। खैर, सुभाष का जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि आईसीएस की जब परीक्षा का जब उन्होंने छोड़ा था, तो आईसीएस की परीक्षा छोड़ने का एकमात्र मकसद था कि वो ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी में रह करके कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। उनका मन जो है मानवता के लिए कराह रहा था, और उनको ये लगता था कि पूरी मानवता को अगर हमें बंधन से और उस जो जंजीर है गुलामी की, उस जकड़न से अगर हमें निकालना है, तो वो जकड़न
के निकालने का एकमात्र रास्ता यही होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। और वो इस अपने मकसद में वो लग जाते हैं पूरे मानवता को। वो चाहते तो बहुत ही आराम से जो है वह एक अधिकारी के पद को पर रह करके पूरे जीवन का अपना निर्वाह कर गए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जैसे कि बड़े बड़े हमारे संत महापुरुषों ने नहीं किया था, जैसे कभी महात्मा बुद्ध ने भी नहीं किया था। उनका भी मन मानवता के लिए कराया और वो पूरे घर परिवार को छोड़ करके निकल गए। उसी तरह से निकल गए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी पूरे घर परिवार को छोड़ दिया था। अभी मैं उनके आज़ाद हिंद फौज रेडियो से जो 6 जुलाई 1944 को उन्होंने एक भाषण दिया था महात्मा गांधी जी के नाम से, जब मैं उस भाषण के अंश को पढ़ूंगा तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें उस भाषण के अंश में किस तरह से समाहित हैं। खैर, वो 1941 में पहुंच जाते हैं। 1941 का वह दौर था जबकि मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की योजना रूपरेखा बना रखी थी और जापान के साथ मिल करके, और जो कि भारतीय सेना के ब्रिटिश जो भारत था, ब्रिटिश भारत के जो सैनिक हमारे विदेशों में जिनको बंदी बना लिया गया था, मलाया में, सिंगापुर में, उन सारे लगभग 35-40 हज़ार सैनिक थे जिनको ले करके एक संगठन बनाया जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को जापानी जो सेना थी उसका सहयोग प्राप्त था, क्योंकि पूरा जो हमने पहले हम लोगों ने बात किया कि पूरा विश्व जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। एक तरफ जापान, जर्मनी ये लोग थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका का आपस में संगठन था उनके साथ। तो भारत के ऊपर जिस तरह से आक्रमण क्या, वो जो ब्रिटिश भारत था उसके ऊपर आक्रमण की बात थी। तो जापान के साथ जिस तरह से विचार को और तालमेल को आगे बढ़ाना था, मोहन सिंह उसमें कार्य करते हैं। लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में वह कमान आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जब कमान आ जाती है तो वो ब्रिटिश भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं और अंडमान निकोबार ये जितने भी क्षेत्र थे, इम्फाल, कोहिमा, इनके आज़ाद कराने का कार्य कर लेते हैं और यहाँ के भी जो सैनिक यहाँ पे भी जो कैद थे उनको भी वो शामिल कर लेते हैं। ये एक बड़ा कार्य था। वो किस रूप में बड़ा कार्य था? क्योंकि जो एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात थी, ये जो मैं दौर बता रहा हूँ 1943 का है। और 1940-41 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये हो गया था कि अगर जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध में जीतने के बाद जितने भी अधीन जो राष्ट्र हैं उन सारे राष्ट्रों को, देशों को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कुछ ही दिन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह घोषणा कर दी कि भारत को आज़ाद नहीं किया जाएगा। बाकी सारे देश आज़ाद हो जाएंगे लेकिन भारत आज़ाद नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी और इसका परिणाम ये निकला कि 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जो इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन है, करो या मरो, डू और डाई। लेकिन फिर वही बात कि यह आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ, करो या मरो का, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वह 1943 में आने के बाद उसकी गति जो थी वह धीमी पड़ गई थी। अब ऐसी स्थिति में जब पूरा माहौल, अभी जितने भी मैं घटनाक्रम की मैं बात कर रहा था, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा को दिया अपने पिता के कहने पर,
कितनी कठिनाइयों से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाली, इंग्लैंड में गए, उनको वहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं मिली थी, उनका वहाँ पे दाखिला तक नहीं हुआ था। किस तरह से एक वो व्यवस्था बनाते हैं, आईसीएस की परीक्षा को निकालते हैं, पिता के सामने अपना वजूद स्थापित करते हैं, जो उनका पिता का जो सपना था, जो सोच थी, उस सोच और नज़रिए पे वो खरा उतरते हैं। फिर वह उस आईसीएस की परीक्षा को जो पद था उसको त्याग पत्र दे देते हैं। इस बात को वो केवल अपने तक ही नहीं, अपने बड़े भाई से इस बात को साझा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अरविंद घोष और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हूँ। क्योंकि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला, उस असहयोग आंदोलन की भी गति जब वो हिंसक रूप धारण किया तो उसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर वो महात्मा गांधी से मिलते हैं। 20 जुलाई 1921 वह ऐतिहासिक दिन जब वह इस रूप में सामने आता है। महात्मा गांधी से मिलने के बाद जब महात्मा गांधी कहते हैं कि चित्तरंजन दास से मिलें, वो चित्तरंजन दास से मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसमें सहयोगी थे। ये जो पूरा घटनाक्रम था, 1922 में चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी में जब नगर महापालिका का इलेक्शन हुआ तो उसमें वो शामिल हुए। स्वराज पार्टी में मेयर का पद उनको हासिल हो गया, चित्तरंजन दास को, और एक अधिकारी का पद उनको भी दे दिया उन्होंने। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था, और 1929 का जो दौर था, जैसा कि मैंने अभी बात की, 1928-29 में जो पूर्ण स्वराज की मांग चली थी कांग्रेस के अधिवेशन में, जो मोतीलाल नेहरू के और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू के, उसमें जो पूर्ण स्वराज को लेकर के जो इनका सोच थी, जो इनकी अडिगता थी पूर्ण स्वराज्य को लेकर के सुभाष चंद्र बोस को, वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये भी उनके एक घटनाक्रम में हो चुका था। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह की फांसी को उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो जिस तरीके से उनको बात करनी चाहिए थी, जिन तौर तरीकों से, उस तरह से उन्होंने बात नहीं की। वो एक घटना भी घट गई थी और भगत सिंह की फांसी वह नहीं रुकी और भगत सिंह को फांसी मिल गई थी। 1933 से लेकर के 38 तक वो पूरे विश्व का दौरा करते हैं, पूरे विश्व की राजनीति को समझते हैं। 1938 में वो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में युद्ध का एक मंजर गहराने लगा और उस युद्ध के मंजर में उनको ये लग रहा था कि अब हमें ब्रिटिश हुकूमत पे दबाव बनाना चाहिए, लेकिन फिर महात्मा गांधी ने यहाँ पर उनसे सहमति नहीं प्रकट की और उसके चलते उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर 1940 में जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने हॉलवेट स्तंभ, जो गुलामी का प्रतीक था, जब उसको मटियामेट किया, तो यहाँ पर पूरी तरह से उनकी सोच का एक प्राकट्य हो चुका था पूरे देश के अंदर, पूरे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर। और उनको ये समझ में आ गया था कि अब महात्मा गांधी एक तरफ और सुभाष चंद्र बोस ये दूसरा महानायक है। अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर शायद जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती है वह पूरी नहीं हो पाएगी। 1942 का जो आंदोलन था, करो या मरो, वह भी 1943 में आते आते जो उसके अंदर जोश था, वह जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। और 1943 में तब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभालते हैं। और जब जब देश के अंदर जोश ठंडा पड़ा, जब जब देश की आज़ादी का रुख दूसरी तरफ चल रहा था, तो उसको सही दिशा में लाने का, उस आंदोलन के अंदर जो वो ठंडा पड़ रहा था, कहीं कमजोरी आ रही थी, उसको फिर से उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत डालने का कार्य जो है वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और 1943 में उन्होंने कमान संभाल ली आज़ाद हिंद फौज की और जापानी सेना के साथ मिल करके उन्होंने भारत के ऊपर
या ब्रिटिश भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया और अंडमान निकोबार, जो कोहिमा था, इम्फाल था, इनको जो है वो उन्होंने आज़ाद करा लिया था और जिससे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। यहाँ मैं एक जो 6 जुलाई 1944 का जब आज़ाद हिंद फौज रेडियो से वो महात्मा गांधी के नाम अपना एक प्रसारण भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके इस सारे कार्यों से महात्मा गांधी की सहमति नहीं थी और जिसके चलते जो पूरा भारत का जो एक मत होना चाहिए वो कहीं ना कहीं विखंडित भी हो रहा था, जिसको लेकर के वो ये चाहते थे कि जब तक पूरा भारत एक साथ नहीं जुटेगा तब तक जो है वो उनका सपना पूरा नहीं होगा। तो एक मैं उनका जो उन्होंने भाषण दिया और जिन सारे भाषणों के ऊपर मैंने अपनी बात को रखा है, उस भाषण के मैं अंश को पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग को। वो लिखते हैं कि महात्मा जी, अब आपका स्वास्थ्य पहले से कुछ बेहतर है और आप थोड़ा बहुत सार्वजनिक काम फिर से करने लगे हैं, अतः मैं भारत से बाहर रह रहे राष्ट्रभक्त भारतीयों की योजनाओं और गतिविधियों का थोड़ा सा ब्यौरा आपको देना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में भी भारत से बाहर रह रहे आपके देशवासियों के विचार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और इस बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है और केवल सत्य है। भारत और भारत के बाहर अनेक भारतीय हैं जो यह मानते हैं कि संघर्ष के ऐतिहासिक तरीके से ही भारत की आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। ये लोग ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि ब्रिटिश सरकार नैतिक दबावों अथवा अहिंसक प्रतिरोध के समक्ष घुटने नहीं टेकेगी। फिर भी भारत से बाहर रह रहे भारतीय तरीकों के मतभेद को घरेलू मतभेद जैसा मानते हैं। जब से आपने दिसंबर 1929 की लाहौर कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कराया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों के समक्ष एक ही लक्ष्य था। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की दृष्टि में आप हमारे देश की वर्तमान जागृति के जनक हैं और वे इस पद के उपयुक्त सम्मान आपको देते हैं। दुनिया भर के लिए हम सभी भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हम सभी भारतीय राष्ट्रवादियों का एक ही लक्ष्य है, एक ही आकांक्षा है। 1941 में भारत छोड़ने के बाद मैंने ब्रिटिश भारत से मुक्त जिन देशों का दौरा किया है, उन सभी देशों में आपको सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पिछली शताब्दी में किसी अन्य भारतीय राजनेता को ऐसा सम्मान नहीं मिला। हर राष्ट्र की अपनी आंतरिक राजनीतिक राजनीति होती है और राजनीतिक समस्याओं के प्रति अपना एक दृष्टिकोण, लेकिन इससे ऐसे व्यक्ति के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ता जिसने इतनी अच्छी तरह से देशवासियों की सेवा की और जो जीवन भर विश्व की एक प्रथम श्रेणी की आधुनिक ताकत से बहादुरी से लड़ा हो। वस्तुतः आपकी और आपकी उपलब्धियों की सराहना उन देशों की तुलना में जो स्वयं को स्वतंत्र और जनतंत्र का मित्र कहते हैं, उन देशों में 1000 गुना ज़्यादा है जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध है। अगस्त 1942 में जब आपने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाया तो भारत से बाहर बसे राष्ट्रभक्त भारतीयों और भारतीय स्वाधीनता के विदेशी मित्रों की निगाह में आपका सम्मान कहीं अधिक बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार के अपने अनुभवों के आधार पर मैं बड़ी ईमानदारी से यह महसूस करता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वे कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के अपने अनुभवों के आधार पर मैं बड़ी ईमानदारी से यह महसूस करता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज ब्रिटेन विश्व युद्ध जीतने के लिए भारत का अधिकाधिक शोषण करना चाहता है। इस महायुद्ध के दौरान
ब्रिटेन अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दुश्मनों को खो दिया है और दूसरे पर उसके दोस्तों ने कब्जा कर लिया है। यदि मित्र राष्ट्र किसी तरह जीत भी गए तो भविष्य में ब्रिटेन नहीं, अमेरिका शीर्ष पर होगा और इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन अमेरिका का आश्रित बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में अपने वर्तमान नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यह जानकारी मुझे अपने गोपनीय और विश्वस्त सूत्रों से मिली है और मैं अपना यह कर्तव्य समझा हूं कि आपको इसके बारे में सूचित कर दूं। देश में या विदेश में ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जिसे प्रसन्नता नहीं होगी यदि आपके बताए रास्तों से बिना खून बहाए भारत को आज़ादी मिल जाए। लेकिन स्थितियों को देखते हुए मेरी यह निश्चित धारणा बन गई है कि यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें खून की दरिया पार करनी होगी। वे आगे बोलते हैं कि यदि स्थितियां हमें भारत के भीतर ही सशस्त्र संघर्ष संगठित करने की सुविधाएं देती है तो यह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता। लेकिन महात्मा जी, आप अन्य किसी की अपेक्षा भारत की स्थितियों को शायद बेहतर समझते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, भारत में 20 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत के बाहर बसे भारतीयों की मदद और कुछ विदेशी शक्तियों की मदद के बिना भारत में संघर्ष करना असंभव है। इस युद्ध से पहले विदेशी शक्तियों की मदद लेना बहुत मुश्किल था और न ही विदेशों से बसे भारतीयों से पर्याप्त मदद ली जा सकती थी। लेकिन युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधियों से राजनीतिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा दिया है। लेकिन उनसे किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा करने से पहले मेरे लिए यह जानना जरूरी था कि भारत की आज़ादी की मांग के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। यह जानने के लिए मैंने भारत छोड़ना जरूरी समझा। लेकिन यह निर्णय करने से पहले मेरे लिए यह तय करना भी जरूरी था कि विदेशी मदद लेना सही होगा या गलत। या मैं बता दूं कि जब जेल से 1940 में भारत में जिस जेल के अंदर उनको बंद कर दिया गया था और फिर वहाँ से वो नज़रबंद कर दिए गए थे घर के अंदर, और रातों रात जब अपने भतीजे की मदद से वो निकल जाने में सफल हो गए तो अमेरिका अफ़गानिस्तान जब वो पहुँचते हैं दिल्ली के रास्ते और अफ़गानिस्तान के विभिन्न दूतावासों से भी संपर्क करते हैं, फिर इटली के दूतावास में उनको जगह मिलती है और वहाँ पे रहने के बाद वो जर्मनी जाते हैं। जर्मनी में वहाँ के अधिकारी से मिलते हैं। अधिकारी से बात करने के बाद वह जर्मनी के उस समय हिटलर, जो जिसके हाथ में ब्रिटिश जर्मनी की हुकूमत थी, एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से मिलने के बाद उनको ये लगता है कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति उसकी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, तो वो वहीं से उससे अलग हो जाते हैं हिटलर से, और वहाँ से वो जापान चले जाते हैं। जापान के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनको पूरा सहयोग मिलता है और जापान के सहयोग से ही उन्होंने भारत में यानी कि ब्रिटिश भारत के ऊपर वह आक्रमण करते हैं। और उस आक्रमण में वो जो सेना थी, वो सेना कौन थी? वो सेना में वही जो लोग थे जिनको कि जापान के लोगों के द्वारा ही या जो दूसरे खेमे में जो लोग थे उनके द्वारा, जो ब्रिटिश भारत के जो लोग थे सेना में, उनको जो बंदी बना लिया गया था, वो बर्मा में थे, सिंगापुर में थे, मलाया में थे। उन बंदी जो हमारे सैनिक थे देश के, जो सेना में थे ब्रिटिश भारत के, लेकिन बंदी बना लिए गए थे, उनको जापान से राजनीतिक जिस तरह से उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनको छुड़ा करके जो आज़ाद हिंद फौज का जो उन्होंने संगठन किया 35-40 हज़ार लोग का, वो कोई और नहीं थे बल्कि हमारे ही देश के, अपने ही देश के देशवासी थे जो ब्रिटिश भारत की तरफ से लड़ते थे, लेकिन वो भारत का खून था और उनको लेकर के उन्होंने एक सेना का संगठन किया था जिसमें जापान का सहयोग मिला था। वहाँ से 1943 में उन्होंने जब ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया तो उसके पहले आक्रमण करने से पहले उन्होंने गांधी जी के नाम ये संदेश प्रसारित किया था। तो ये जो उनका सोच था, तो मैं उसके आगे की फिर अब बात
बढ़ाता हूँ कि जो वो कह रहे हैं महात्मा गांधी जी को। और वो कहते हैं कि महात्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महीनों के विचार मंथन के बाद मैंने इस मुश्किल रास्ते पर चलना स्वीकार किया था। उन्होंने घर छोड़ा था, घर इसीलिए पूरे परिवार को छोड़ दिया था वह देश के लिए। और इतने लंबे अरसे तक अपने देश की जनता की भरसक सेवा करने के बाद मुझे देशद्रोही होने अथवा किसी को मुझे देशद्रोही कहने का अवसर देने की क्या जरूरत थी। यदि मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद होती कि बाहर से कार्रवाई के बिना हम आज़ादी पा सकते हैं तो मैं इस तरह भारत नहीं छोड़ता। भाग्य मेरे साथ हमेशा है। सोचिए कितनी बड़ी उन्होंने बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर 20 साल का जो उनका अनुभव है, अगर उस 20 साल में मुझे लगता कहीं भी कि ब्रिटेन जो है भारत को आज़ाद कर देगा, और जो मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही क्या मैंने इसके लिए ही पूरा परिवार छोड़ा था? मैंने एक बड़ी नौकरी छोड़ दी थी केवल देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है। और ये जो भाव वो प्रकट कर रहे हैं गांधी जी को कि वो देशभक्त हैं, और देश को अगर उनको जरा सा भी लग जाता कि ये देश को आज़ाद कर देंगे, गुलामी की जंजीर की जो जकड़न है उससे वो आज़ाद हो जाएगा देश, तो मैं ऐसा कदम कभी उठाता ही नहीं। और अगर भारत को आज़ाद कराना है तो मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है, और मुझे ऐसा ये आभास है, और मैं मजबूती के साथ इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी तरीके अपनाए गए हैं अभी भारत को आज़ाद कराने के, उन तरीकों से, उन रास्तों से भारत को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वही एक रास्ता है जिससे हम भारत को फिर से उसका प्राचीन गौरव लौटा सकते हैं। वो आगे बोल रहे हैं, आगे लिखते हैं कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद अब तक मेरी सारी योजनाएं सफल हुई हैं। देश से बाहर मेरा पहला काम अपने देशवासियों को संगठित करना था, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वे सब जगह भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके बाद मैंने उन सरकारों से संपर्क किया जो हमारे दुश्मनों के साथ युद्ध कर रही हैं, और मैंने पाया कि सारे ब्रिटिश प्रचार के विपरीत धूरी राष्ट्र भारत की आज़ादी के समर्थक हैं, और वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि हमारा शत्रु मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छी तरह जानने वाले मेरे देशवासी इस कुप्रचार के झांसे में नहीं आएंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूं, और इसे किसी विदेशी ताकत को सौंपने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। दूसरे किसी विदेशी ताकत से मुझे क्या व्यक्तिगत लाभ हो सकता है? मेरे देशवासियों ने मुझे वह सबसे बड़ा सम्मान दिया है जो किसी भारतीय को मिल सकता है। इसके बाद किसी विदेशी ताकत से कुछ पाने के लिए मेरे लिए रह भी क्या जाता है? मेरा घोर से घोर शत्रु भी यह कहने का दुस्साहस नहीं करेगा कि मैं राष्ट्र की इज्जत और सम्मान बेच सकता हूं, और मेरा घोर से घोर शत्रु भी यह नहीं कह सकता है कि देश में मेरी इज्जत नहीं थी और मुझे देश में कुछ पाने के लिए विदेशी मदद की जरूरत थी। भारत छोड़कर मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, लेकिन यह खतरा उठाए बिना मैं भारत की आज़ादी प्राप्त करने में कोई योगदान नहीं कर सकता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत के आत्मसम्मान और मेरे देशवासियों पर किसी तरह की आंच आती हो। यदि पूर्वी एशिया के भारतीय बिना त्याग किए और बिना किसी प्रयास के जापान से मदद लेते तो वे गलत काम करते, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है कि पूर्वी एशिया में मेरे देशवासी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी, मैं अपनी अस्थायी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी तो उन्होंने एक अस्थायी सरकार की भी निर्माण कर दिया था सिंगापुर में ही, और उस अस्थायी सरकार को भी तमाम देशों के द्वारा
सहमति और उसका उनको मान्यता मिल गई थी। इसी को वो इंगित करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी अस्थायी सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जापान, जर्मनी और 7 अन्य मित्र शक्तियों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी है और इससे सारी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। इस अस्थायी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सशस्त्र संघर्ष करके अंग्रेजों के गुलामी से भारत को मुक्त कराना। एक बार दुश्मनों के भारत छोड़ने के बाद और व्यवस्था स्थापित होने के बाद अस्थायी सरकार का काम पूरा हो जाएगा। तब भारत के लोग स्वयं तय करेंगे कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और कौन उस सरकार को चलाएगा। यदि हमारे देशवासी अपने ही प्रयासों से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं अथवा यदि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो हमसे अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। लेकिन हम यह मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी संभव नहीं है और सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य है। सोचिए कितना बड़ा उनका सोच, कितनी गहरी, कितनी दूरगामी सोच थी, जैसे कह सकते हैं दूरदर्शी सोच। उनको ये पता था कि ये रास्ते पे चल करके तो देश आज़ाद नहीं होने वाला। इस रास्ते पे चल करके हमने जो भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, चाहे कोई भी रास्ता अपना लें, हम अनुनय विनय का रास्ता अपना लें, हम ये कह दें कि हम मतलब कि जो भी रास्ता अपनाया गया है या जो अब भी अपना रास्ता अपनाया जा रहा है देश की आज़ादी के लिए, उससे तो ब्रिटिश हुकूमत भारत को छोड़ने वाली नहीं है। और वो सही भी था, क्योंकि 1942 के आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने कह दिया ब्रिटिश हुकूमत ने कि भारत को आज़ाद नहीं करेंगे, बाकी पूरे विश्व के सारी ताकतों को हम आज़ाद कर देंगे, सारे देश को। तो वो उन्होंने आगे भी बोला कि युद्ध करना ही पड़ेगा और युद्ध के दौरान दुनिया भर में घूमने के बाद और भारत बर्मा सीमा पर तथा भारत के भीतर दुश्मन की अंदरूनी कमजोरियों को देखने के बाद और अपनी ताकत और साधनों का जायजा लेने के बाद मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आखिर जीत हमारी होगी। भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर बहादुरी से लड़ रहे हैं और हर तरह की कठिनाई के बावजूद वे धीरे धीरे किंतु दृढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं। जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता और जब तक नई दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहराता, यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रपिता भारत की आज़ादी की इस पवित्र लड़ाई में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहे हैं। जय हिंद। ये चीज़ उन्होंने, जो इतना अभी मैंने जिस इतिहास के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये वही भाषण का अंश है सुभाष चंद्र बोस का, जो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से दिया था। उन सारे प्रयासों से वो समझ चुके थे कि जितने भी प्रयास हो रहे हैं उससे भारत की आज़ादी नहीं हो सकती है, भारत आज़ाद नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैं जब इस अपने वक्तव्य को मैं शुरू कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि क्या भारत की जब आज़ादी की जब बात आएगी तो क्या अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो भारत किस रूप में आज़ाद होता, या क्या भारत की आज़ादी संभव होती, या भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है, क्या उनका बलिदान है, उनकी किस तरह से सक्रियता थी, किस तरह से उनकी महत्ता थी, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। क्या यह हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई महानायक भारत में, तमाम देश के आज़ादी में बहुत सारे लोगों के योगदान है, बलिदान है, किसी के भी योगदान बलिदान को कम आंक करके हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन जो उसको एक दिशा देने का जो कार्य था, एक सही दिशा देने का कार्य, जिस
मकसद से सारे हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो लोग थे, वो 1857 से जो चल रहा था जो समय, या उसके पहले भी मान के चलिए कि जो हमारे तमाम आंदोलन हुए थे 1857 के भी पहले, तो ये जिनका पूरा जो मकसद था, जो उद्देश्य था, जो सोच थी, जहाँ की महात्मा गांधी आकर के उसको एक दिशा देने का काम कर रहे थे कि अगर 1857 में 1914 में गांधी जी आए थे, 1914 से जो उन्होंने भारत को एक दिशा देने का कार्य किया कि कैसे भारत आज़ाद हो। लेकिन फिर 1920 में जब सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं और 1921 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद जिस तरह से वो पूरे आज़ादी के आंदोलन को देख रहे हैं और जिस तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को महात्मा गांधी देख रहे हैं, दोनों लोग का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोनों के जो रास्ते थे उन रास्तों में एकदम अलगाव था। दोनों का रास्ता एकदम विपरीत ध्रुव वाला था। और हमको यह मूल्यांकन करना होगा कि किस तरह से उनका योगदान बहुमूल्य है सुभाष चंद्र बोस का। मैं अपनी एक दो बातें और कहूँगा, इसके साथ ही अपनी बात को भी समाप्त करूँगा। एक तो कि सुभाष चंद्र बोस के बाद जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस जापान से जा रहे थे रूस, वहाँ पे सहयोग लेने के लिए, और उस समय जापान की हार हो चुकी थी और वहाँ पे इनके अमेरिका ने बम गिरा दिए थे, बम वर्षा हुई थी, और जिसके चलते जापान की स्थिति एकदम नाजुक हो गई थी। और जापान के बाद वहाँ से जब वो रूस की तरफ चलते हैं, तभी रास्ते में उनके जिस हवाई जहाज़ से वो जा रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उनके साथ के जो साथी थे, और ये कहा गया कि उस में आग लग गई थी, और आग लगने के बाद उस पर भी तमाम कहानियाँ बातें हुई थी, मैं जैसा कि अक्सर सुनने या पढ़ने को या देखने को मिलता है। और वहाँ से जब आग में वो झुलस गए और वहाँ जापान के एक अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, वहाँ पे वो शहीद हो गए। और फिर उनके लोगों ने उनके शव को अंतिम संस्कार कर दिया पार्थिव शरीर का, और जो राख थी वहाँ जापान के एक मंदिर में वहाँ ले जा कर के रख दिया गया था दर्शन के लिए। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश जो मीडिया थी और जो जर्मनी की मीडिया थी उसने अफवाह फैला दी कि अभी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि वो जिंदा हैं। और ये बात धीरे धीरे छनते छनते भारत में भी आ गई थी, और फिर शायद महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा कि अभी वो जिंदा हैं, क्योंकि इस तरह का कई बार उनके साथ ऐतिहासिक देखने को मिला था कि हमेशा ये हो जाता था कि सुभाष चंद्र बोस अब गायब हो गए और अब वो नहीं रहे। फिर भी जो भी रहा हो, मैं उनके उस तथ्य पे नहीं जाऊंगा। मेरा बस यही कहना है कि इतिहास की बड़ी विडंबना रही है कि आजाद देश में जब भी कोई बड़ा युद्ध लड़ा गया तो उसमें कोई न कोई एक योद्धा अवश्य बच गया। जैसे रामायण काल में अगर हम देखें तो हनुमान जी बच गए, और महाकाव्य काल में के ही महाभारत के जब युग में आए तो वहाँ पर अश्वत्थामा बच गए, और फिर जब हम स्वतंत्रता संग्राम में जब आते हैं तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बच गए। तो ये इतिहास की बड़ी विडंबना है कि हमेशा उस युद्ध में कोई न कोई एक व्यक्ति बच ही जाता है, जैसे कि इस युद्ध में जो है वो बच गए। तो मैं बस इस पे बात कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद, या ये कहें कि आज़ादी के बाद तो हम उनके मूल्यांकन की बात कर ही रहे हैं, लेकिन 1945 में जब
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जब वो शहीद हो गए, तो उसका 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब फिर उनकी भूमिका को हम किस रूप में लें। लेकिन शायद हम यहीं पे शायद गलती कर जाएंगे कि 1945 में जिस तरह से उन्होंने जज्बा जगाया देशवासियों के भीतर, और जो हमारे सैनिक थे उन सैनिकों को जब ब्रिटिश भारत के द्वारा पकड़ करके भारत में लाया गया और उनके ऊपर जब मुकदमा चलाना शुरू किया गया, तो मुकदमा चलाते समय लगभग 30-35 हजार हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उनके ऊपर मुकदमा चला दिया गया था। और उस मुकदमे में उसकी सुनवाई जब होती थी तो लाखों लाख जो भारत की जनता थी उनका जोश उमड़ पड़ता था और एक नए भारत का जन्म हो चुका था, एक नया भारत। और लाल किले में तो 3 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, एक साथ एक कटघरे में 3 लोग थे। एक हिंदू के नाम पर प्रेम कुमार सहगल थे, मुसलमान के नाम पर शाहनवाज खान थे, और सिख के नाम पर गुरु बख्श सिंह थे। यानी कि उनकी पूरी सेना में भी हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग थे। तो प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह, और इन तीनों के ऊपर जब चल रहा था लाल किले में वहाँ पे मुकदमा, तो लाखों लाख पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी। कांग्रेस ने भी इनका समर्थन किया और जिसका ये परिणाम निकला कि पूरा यह आंदोलन बन चुका था, एक नए भारत का जन्म हो चुका था। चारों तरफ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का जो खून में एक गर्म खून का लावा एक से समझिए कि फूट पड़ा था। पूरी जनता जो है हमारे देश के इन सैनिकों के साथ थी। सब के सब ये चाहते थे कि अब इस पूरे ब्रिटिश सरकार को हम उखाड़ फेंकें। पूरा नवीन भारत दिखाई दे रहा था। चारों तरफ केवल एक ही चीज़ थी कि जो है अब भारत की गुलामी नहीं हो सकती है। ये जो भाव था, जो भाव ये हो गया था कि अब भारत आज़ाद नहीं हो सकता है, उस भाव को ख़त्म कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के कदम ने। उन्होंने ये दिखा दिया था कि जब भारत के लोग संगठित होकर के एक साथ जब अपने जज्बे का दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो पूरी ब्रिटिश हुकूमत भाग खड़ी होगी। और इस जज्बे को पैदा कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका एक मैं आपको बता दूं असर कि जैसे घर घर के अंदर तमाम देवी देवताओं के चित्र लगते थे, घर घर के अंदर जो है महिलाओं ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र लगाना शुरू कर दिया था। हर माँ जो थी अपने लड़के का नाम जो है सुभाष रखना शुरू कर दिया था। और इसका तमाम अभी आप देख लीजिए पूरे भारत में, मेरे खुद जो है जानकारी में ऐसे तमाम महाविद्यालय हैं जहाँ के लोगों ने स्कूल कॉलेज खोले और उस कॉलेज स्कूल का नाम सुभाष के नाम से रखा। सुभाष महाविद्यालय, सुभाष इंटर कॉलेज। ये पूरा जज्बा था लोगों के अंदर जो जग चुका था, और उसको संभाल पालना अब ब्रिटिश हुकूमत के बस की बात नहीं थी। और अब वो वहाँ से गई और यहाँ से छोड़ करके भाग गए लोग। और इसमें हमको ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और इस नज़रिए से भारत के इतिहास को देखने और समझने की ज़रूरत है कि किन क्रांतिकारियों का किस रूप में योगदान था। मैं बहुत ज़्यादा तो शायद तथ्यों पर फिर कभी बात होगी तो हम तथ्यों पर बात करेंगे। मैंने कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस को हर नज़रिए से समझ सकें, उनके हर पहलू को समझने की हमने कोशिश की। हो सकता है कि मैं अपनी पूरी बात को या अन्य तथ्यों को समेटने में न समेट पाया हूँ, लेकिन एक कविता है, शायद इस कविता के माध्यम से हम जो अन्य जो पहलू हैं वो छूट चुके हैं, शायद इस कविता में शामिल हो जाए।
गोपाल प्रसाद व्यास कवि हैं और नेताजी के बलिदानी जीवन को किस तरह से अपनी पंक्तियों में समेटते हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे लिखते हैं कि है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। तो ये एक संक्षिप्त विचार आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर, जो मुझे पथगामिनी पटल की तरफ से अपने विचारों को रखने का अवसर मिला। मैं पूरी पथगामिनी पटल की संचालिका और इस पथगामिनी संस्था पटल से जुड़े सभी इनके सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन जुड़े थे, मैं आप सभी आदरणीयों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी इस से जुड़े रहे, आपने मुझे स्नेह दिया और आप सभी के प्रति मैं आभारी हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।